तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का इतिहास का पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक क्लास 10वीं का है, हिस्ट्री है क्लास 10वीं का, जिसका नाम यही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट को पढ़ेंगे भी और नोट भी बनाते चलेंगे। जैसे नहीं कॉलेजों में, स्कूलों में, ट्यूशनों में होता है कि आप पढ़ो किताब, साथ में नोट्स भी बनाते चलो, उसी तरह मैं इसमें पढ़ाऊंगा भी, आपको नोट्स भी बनाते चलना है साथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो शुरू करते हैं, और शुरू में देखो आप यहाँ क्या है कि चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। चित्र को पहले आप एक नज़र में देखो क्या है चित्र में। तो देखो चित्र जो है, यहाँ पे एक औरत है। क्या है? औरत है। उसके देखो यहाँ हाथ में जो है मसाल है, आग है, आग का क्या है? मसाल है। और यहाँ पे इसके हाथ में कुछ सिलेट जैसा है ना, सिलेट जैसा है, ठीक, इसके हाथों में है। यहाँ पे देखो भगवान है, वो अंग्रेज लोगों को भगवान है, जो यीशु मसीह होते हैं ना, वही है, यीशु मसीह है, ठीक। और इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ देखो ये लाइन है, कतार से आ रहे हैं लोग, इसे ना कतार से आ रहे हैं लोग, कतार से आ रहे हैं और यहाँ तक आ गए, ठीक। सबके हाथों में क्या है? झंडा है। क्या है? झंडा है। यहाँ ऊपर से भगवान है, इन लोग का क्या है? भगवान है। इसको आप अच्छे से देख लिए, ठीक ना। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप किताब भी ले लो साथ में और कॉपी भी रख लो साथ में, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि आपके पास किताब रहेगा तो और अच्छी बात है। चलो नीचे पढ़ते हैं। देखो चित्र के बारे में क्या लिखा है। चित्र के बारे में लिखा है कि फ्रेडरिक सोरियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। ठीक, अब पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है? चित्र के बारे में बताया है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो देखो क्या है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से सपनों का एक संसार रचा, जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष व एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का एक रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो इसके एक हाथ में है और दूसरे में एक मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोरियू के कल्पना आदर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद अब इसके मतलब समझो। तो देखो कह क्या रहा है, ये जो चित्र है ना 1848 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1848 में बनाया गया है। यहाँ पे देखो दिया है, चित्र 1848 में बनाया गया है। बनाने वाले का नाम है फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम है बनाने वाले का? फ्रेडरिक सोरियू। कहाँ का रहने वाला है फ्रेडरिक सोरियू? तो वो फ्रांसीसी कलाकार है। कहाँ के कलाकार है? फ्रांस के कलाकार है। तो ये आपका 1 नंबर सवाल में लिखने को आएगा कि जो है चित्र, चार चित्रों की श्रृंखला वाली चित्र किसने बनाई थी? तो फ्रेडरिक सोरियू ने बनाई थी। प्रश्न ये आ सकता है कि फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला वाली चित्र कब बनाया था? तो 1848 में। प्रश्न ये भी आ सकता है कि फ्रेडरिक सोरियू कहाँ का कलाकार था? तो फ्रांस के कलाकार था, ठीक ना। अब समझो आगे क्या इसमें है समझने वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो पहले क्या होता था, अभी क्या भी होता है, अभी भी यही होता है कि जो हम लोग देश आज़ाद करवाते हैं ना, स्वतंत्र होते हैं, उसको किसका रूप देते हैं? महिला के कि पुरुष का? तो महिला के।
जैसे अभी हमारे यहाँ भारत पिता नहीं कहते हैं, भारत माता कहते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर है। स्त्री को स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। तो जैसे अगर आज़ादी हो जाती है, वहाँ पे आज़ादी हो गई है, मान लो यहाँ पे आज़ादी हो गई, ठीक, तो क्या किए हैं इन लोग कि महिला को खड़ा कर दिए हैं चित्र बना के। यहाँ पे महिला खड़ा है ना, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, महिला खड़ा है, तो ये किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक। और नीचे क्या बोल रहा था उसको भी समझ लो, और क्या था देख लो क्या था, और क्या बोल रहा है, देखो एक हाथ में, उसके एक हाथ में, और बोल रहा है पहचान करें, जो एक उसके हाथ में है, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक। ज्ञानोदय का मसाल, पहले हाथ में ज्ञानोदय का मसाल, मसाल मतलब कोई ऐसे रहता है ओखली जैसा, उसमें आग रहता है, उसमें आग जलते रहता है, उसको बोलते हैं मसाल। मसाल कहाँ क्या काम आता था? तो जैसे पहले के जो समय था, उन लोग के पास, आदमी लोग के पास टॉर्च नहीं रहता था, तो उन लोग क्या करते थे, लुकी बनाते थे, एक ऐसे लकड़ी रहता, उसमें आग लगा देते थे ताकि रोशनी दिखे रात में चलने के लिए। तो रोशनी इसमें दिखाते थे, क्या क्या दिखाते थे? रोशनी, ठीक है ना, रोशनी। तो रोशनी, इसलिए रोशनी किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। तो जो भी लेडीज उसमें चित्र में दिखाया गया है, उस चित्र में, उसमें पहले हाथ में है मसाल और दूसरा हाथ में क्या है? घोषणा पत्र। यहाँ जो लिखा है ना, क्या है? घोषणा पत्र। क्या है? घोषणा पत्र। पहले हाथ में है मसाल और दूसरे हाथ में क्या है? घोषणा पत्र। आगे है निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष। और देखो जो नीचे है ना, नीचे आप ध्यान से देखोगे इस फोटो में, तो क्या आपको दिख रहा है? आपको यही दिख रहा है कि जो नीचे है ना, ये कुछ बिखरे पड़े हैं। क्या है? बिखरे पड़े हैं। तो टूटे हुए ध्वस्त हैं, यानी कि जो भी राजा महाराजा का महल होगा, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शौर्यों की कल्पना आदर्श में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। अब देखो कल्पना आदर्श एक चीज़ हो गया और निरंकुश हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ निरंकुशवाद के बारे में दिया है और कल्पना आदर्श के बारे में भी यहाँ नीचे दिया है। इसको भी पढ़ लेते हैं क्या होता है निरंकुशवाद और कल्पना आदर्श। तो देखो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। निरंकुशवाद का ये मतलब हुआ कि देखो पहले के जो राजा महाराजा थे ना, उन लोग अपना मन से कुछ भी काम करते थे, ठीक। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाया, बोल दिया कि महाराज आप गलत कर रहे हो, तो उसको क्या करते थे? फांसी देते थे। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। राजा बोल दिया फांसी दो तो फांसी दो। अगर राजा बोल दिया फांसी दो, भले वो गलती नहीं किया है, लेकिन राजा बोल दिया फांसी दो तो फांसी दो। उसके पास कोई सीमा नहीं है, क्या अपना मन से जो मन वो कर सकता है ना। तो वैसा राजा या वैसा सरकार जिसके शक्तियों पर किसी का नियंत्रण ना हो, ना अपने मन के करे, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। जैसे पहले होता था तानाशाह, उसको क्या बोलते हैं? तानाशाह। ये नोट में करा दूंगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट में करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का है। उसके बाद कल्पना आदर्श का समझ लो। ये मैंने निरंकुशवाद समझा दिया, उसके बाद कल्पना आदर्श समझ लो। देखो क्या है कल्पना आदर्श, क्या कह रहा है? कल्पना आदर्श को अंग्रेजी में बोलते हैं यूटोपिया। अभी आप बुक्स में पढ़ना, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप बुक्स में हाथ रख के उंगली से पढ़ते रहना इसको, ठीक ना। और कॉपी भी रख लेना, उसमें नोट्स भी बनाना है अभी। तो देखो कल्पना आदर्श, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूटोपिया। ऐसा इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो देखो कल्पना आदर्श यूटोपिया का मतलब क्या होता है? कल्पना आदर्श को हम लोग बोल सकते हैं राम राज्य। क्या बोल सकते हैं? राम राज्य। राम राज्य। तो राम राज्य का मतलब क्या होता है? कल्पना आदर्श कहें, यूटोपिया कहें या फिर राम राज्य कहें, बात एक ही है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई कल्पना करना, ऐसा कल्पना करना, इस ऐसा समाज की कल्पना करना जो कि वो असंभव सा है। जैसे अगर मैं कल्पना करता हूँ कि सभी लोग सुखी रहें, कोई किसी से लड़े झगड़े ना, सब कोई शांति से रहें,
किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबको सबकी साधन हो उपलब्ध हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? असंभव सा लग रहा है ना। इसको बोलते हैं कल्पनादर्श। क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। बात है समझ में? तो इसको चलो मैं नोट्स करा देता हूँ, तो आप नोट कॉपी निकाल लो, उसमें नोट्स कर लो। ठीक, चलो नोट्स कर लो। इसमें क्या नोट्स करना है देखो। तो आपको ऊपर लिख लेना है क्लास 10th अध्याय 1 हिस्ट्री चल रहा है, नोट्स बना रहे हो आप। पाठ के नाम इस तरह से ऊपर लिख देना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि फ्रांस उसी में आता है ना, ब्रिटेन उसी में आता है, आए समझ में? तो यूरोप क्या है? महादेश है। तो यूरोप में हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब में क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ये भी मैं आगे नोट्स करा दूंगा। ठीक ना, तो इसको पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ना फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, तो इसको आप ऐसे नोट्स कर लेना कॉपी में आराम से। इतना ही में आपका नोट्स हो गया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप नोट्स खोलोगे इतना ही पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ओके, तो देखो लिखना है फ्रेडरिक सोरियो के बारे में। पहला बात क्या लिखना है? फ्रांस का कलाकार था। कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का था। फिर दूसरा लिखना है 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो आप जैसे ही नोट्स बनाए रहोगे, पढ़ोगे एक बार कि हाँ 1848 में चार चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, तो आपको रिकॉल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद तीसरा टॉपिक लिखना है इसके बारे में कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बना था। जो चित्र उसने बनाया था, उसने उसको क्या नाम दिया था कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बना है। पता है समझ में? और चौथा इसके बारे में लिखना है, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग थे। तो इस चित्र में जो दिखाया गया है, कहाँ कहाँ के लोग थे? तो यूरोप के थे और अमेरिका के थे। ओके, इतना आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आगे क्या नोट्स करना है देख लो। अभी जो आप यहाँ पढ़े हो ना, निरंकुशवाद, और राष्ट्रवाद यहाँ जो है लिख रहा है राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद भी मैं बता दूंगा, इसी में नोट्स कर लेना है। तो देखो अब लिखना है निरंकुश का क्या अर्थ है, ये आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो कि निरंकुश का क्या अर्थ है। जैसे ट्यूशन में आपको नोट्स बनवाया जाता है ना, उसी तरह से मैं इसमें बनवा दूंगा। आपको नोट्स कर लेनी है और आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, निरंकुश का क्या अर्थ है। ठीक, तो आंसर लिखना है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जो बिना किसी नियंत्रण और जवाबदेही का शासन कर रहा हो, उसे निरंकुश कहते हैं। जैसे तानाशाह। मैंने इसके बारे में समझाया है कि निरंकुश उसको बोलते हैं, उस सरकार को बोलते हैं जिसमें उसका कोई भी जवाबदेही ना हो, कोई भी नियंत्रण ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। बताया समझ में? तो निरंकुश सरकार उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी नियंत्रण ना हो, अपना मन के कुछ भी कर सकता है। तो जैसे तानाशाह लोग पहले करते थे। बात है समझ में? अब देखो अगला पढ़ लो। अगला सवाल क्या है? कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया का क्या अर्थ होता है? कल्पनादर्श कहें या फिर रामराज्य कहें या फिर यूटोपिया कहें, बात यही एक ही है। इसका आंसर लिख लेना कि ऐसी काल्पनिक समाज की कल्पना, यहाँ पर अभी छूट गया है, इसको नोट्स कर लेना। सही से बना देता हूँ, 1 मिनट। आपको यहाँ पर लिख लेना है कि ऐसी काल्पनिक समाज की कल्पना करना जिसका होना असंभव हो। जिसका होना क्या हो? असंभव हो। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ सही से। तो ऐसे आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? कल्पनादर्श के बारे में कि ऐसी समाज की कल्पना करना जिसका होना असंभव हो। ठीक, ऐसा समाज की कल्पना करना जिसका होना असंभव सा हो। जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि समाज में सभी लोग खुश रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सबकी जो आवश्यकता है पूरा हो जाए, सबकी ज़रूरत पूरा हो जाए, तो क्या ऐसा होना संभव है? नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं कल्पना आदर्श। ठीक, उसके बाद आगे नोट्स बना लेना है आपको कॉपी में कि राष्ट्रवाद क्या है। आंसर लिखना है। राष्ट्रवाद के मतलब समझो। राष्ट्र मतलब होता है देश के लिए भावना जगाना, देश के लिए लड़ना, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो आंसर आपका इसको लिखना है कि ऐसे लोगों का समूह
जिनका भाषा और संस्कृति भले ही अलग हो, लेकिन राष्ट्र यानी कि देश के लिए भावनाएं समान हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी इसके बारे में मैं समझा दिया हूँ कि देखो, राष्ट्र मतलब होता है देश। तो भले उनका भाषा अलग हो, रहन सहन अलग हो, संस्कृति अलग हो, उनका पर्व त्यौहार अलग हो, भले सब कुछ अलग हो, लेकिन देश के लिए सबकी भावना एक समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे हम लोग भारत के लोग हैं, तो पंजाब में पंजाबी लोग हैं, है ना, बिहार में बिहारी लोग हैं, ठीक, और उड़ीसा में उड़ीसी के लोग हैं। सबका भाषा अलग है। बिहार में बिहारी भाषा बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं, और गुजरात में गुजराती बोलते हैं, उड़ीसा में उड़ीसी बोलते हैं। तो क्या भाषा अलग होने से हम लोग सब अलग हैं? नहीं ना, हम लोग सब एक ही हैं, ठीक। भारत हमारा देश है कि नहीं? तो राष्ट्रवाद उसी को बोलते हैं। अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के प्रति सबका भावना एक समान होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आपका अगर पूछ देता है, अगर आपको पूछता है प्रश्न एग्जाम में, तो इस तरह से आपको लिख लेना है और इसको नोट्स आप बना लो, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे जनमत संग्रह। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा हूँ, तो किताब में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जनमत संग्रह आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लो यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ तक लास्ट तक पढ़ लिया था इसमें। तो देखो, प्रतिमा के पास, लास्ट में क्या बचा था? प्रतिमा के पास, उसके बाद नीचे देख लो, अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉर्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने थे, ठीक। उसके बाद है, जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य के गठन करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों और राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह के संत और फरिश्ते इस दृश्य पर हैं, अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारा के प्रतीक के रूप में किया है, ठीक। तो देखो, अभी चित्र में जो देख रहे थे हम लोग, चित्र में जो हम लोग देख रहे थे उसके ही बारे में यहाँ तक बताया है। चित्र में क्या बताया है कि जो ऊपर के लोग हैं ना, ये ईसा मसीह जो है, ऊपर के जो लोग हैं ईसा मसीह, वो देख रहे हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, सब भाईचारा के रूप दिखा रहे हैं। तो जो है हम लोग, जो उन लोग के भगवान हैं वो भी ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा चित्र में दर्शाया गया है। ऐसा सोच के नहीं है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। तो चलो नीचे पढ़ लेते हैं उसको, क्या बता रहे हैं नीचे। चलो इसे मिटा लेता हूँ। देखो नीचे क्या लिखा है कि इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉर्यू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, ठीक, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व एक केंद्रित शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों के बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंततः काल से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों के सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी की यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व आए। इसका मतलब यहाँ तक समझ लो क्या होता है। देखो, जो फ्रेडरिक सॉर्यू ने चित्र बनाया है उसमें जिस जिस चीज़ की कल्पना किया है उसने कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक ना, सब लोग एक हो जाएं, एक लाइन में खड़े हो जाएं और जो निरंकुश लोग हैं, निरंकुश शासन है, उसके विरुद्ध अपना संघर्ष करें, ठीक। तो जो चीज़ चित्र में दिखाया गया है वैसा जो है आगे चल के होता भी है,
ठीक, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको देखते चलेंगे, यही इसमें बताया समझ में। और इधर लाल वाले साइड में क्या लिखा है इसको आप पढ़ लो, क्योंकि जो साइड में रहता है ना वो एडिशनल जानकारी रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है। तो देखो क्या लिखा है, इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें, अनसंट लेनन। अभी देखो जनमत संग्रह, इतना पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं, इसको समझा दे रहा हूँ। एक क्या है जनमत संग्रह, क्या है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह के बारे में समझो। तो देखो यहाँ भी है जनमत संग्रह क्या है, जनमत संग्रह क्या है। आंसर लिखना है, ऐसा मतदान जिसमें लोगों से प्रस्ताव को मानने और न मानने के लिए पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से समझ लो। जैसे देखो कोई क्षेत्र है, ठीक, उसमें सभी लोगों से जाकर के पूछा जाता है कि बताओ आपके यहाँ राजा होना चाहिए या कानून होना चाहिए ना, बताओ आप राजा होना चाहिए या फिर कानून होना चाहिए। इस तरह से पूछता है। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, मान के चलो यहाँ पे अभी 100 लोग हैं। कितने हैं? 100 लोग हैं। तो वहाँ जा कर के पूछा जाता है कि आप राजतंत्र चाहते हैं कि गणतंत्र चाहते हैं, आप राजतंत्र चाहते हैं या फिर गणतंत्र चाहते हैं, या फिर गणतंत्र चाहते हैं। गणतंत्र सीधा जाके उन लोग से पूछा जाएगा स्वीकार करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। तो उन लोग से सीधा पूछा जाता है ना, उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। जैसे भारत एक बार अलग हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे जो रियासतें हैं छोटे छोटे टुकड़ों में 500 से भी ज़्यादा टुकड़े बटे हुए थे। तो जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने क्या किया था, उसको जोड़ने का काम किया था। तो एक जगह था हैदराबाद, क्या था? हैदराबाद। वहाँ पे क्या करना पड़ा था? जनमत संग्रह करना पड़ा था। जनमत संग्रह वहाँ से इसलिए क्या किया गया था कि वहाँ जो क्षेत्र था हैदराबाद, वहाँ के जो लोग रहते थे उनसे पूछा गया कि सीधा पूछा गया यही कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, क्योंकि उसी टाइम पे पाकिस्तान भी अलग हुआ था। तो जनमत संग्रह के जरिए हैदराबाद में लोगों से पूछा गया था कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हो। तो वहाँ के जो राजा था वो कह रहा था कि पाकिस्तान में जाएंगे, और जो वहाँ की प्रजा थी, वहाँ के जो जनता थे, उनसे पूछा गया, जनमत संग्रह किया गया, तो उन लोग बोले कि हम लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो यही है जनमत संग्रह। सीधे कोई प्रस्ताव लेकर के जनता से पूछते हैं ना, उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। पता है समझ में? जैसे देखो अभी आपके घर में जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 से अगर पूछा जाए कि ये चीज़ होना चाहिए या ना होना चाहिए, तो ये है प्रस्ताव। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है, ये हो गया प्रस्ताव। इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। आपको हाँ या ना में आंसर देना है, यस और नो। ठीक, चलो इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया कि ऐसा मतदान जिसमें लोगों से प्रस्ताव को मानने और न मानने के लिए पूछा जाता है। केवल मानने के लिए बाधित नहीं किया जाता है, आप चाहो तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। चलो अब किताब में पढ़ते हैं, क्या है किताब में। तो किताब का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो देखो फ्रांसीसी क्रांति जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा, इसको पढ़ लेना है। ठीक, चलो पढ़ लेते हैं। देख लो, इसको मैं थोड़ा ऊपर ला लेता हूँ। ओके, चलो देखो यहाँ क्या लिखा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। हम लोग जब 9th में थे तो क्या पढ़े थे कि वहाँ पे फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। याद है वो बास्तिल किला वाला 14 जुलाई 1789, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो यूरोप में है, जो फ्रांस में है, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बास्तिल किला में हुई थी। कब हुई थी? 1789। ये देखो यहाँ पे डेट लिखा है, अब इस पर गौर करो। क्या लिखा है? 1789। कहाँ है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर
एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। हम लोग पढ़े थे ना लुई XVI के बारे में, वो जब मन तब टैक्स को बढ़ा देता था, उसके पास कोई नियंत्रण नहीं था, जनता चाह के भी उसको नहीं रोक पाती थी, हैं? तो निरंकुश राजा का अधिपत्य था। कैसे राजा का? निरंकुश। निरंकुश मतलब मैंने समझाया ना, इसलिए मैं पहले ही लिखवा दिया हूँ निरंकुश के बारे में। निरंकुश उसको बोलते हैं जिस पर हम लोग नियंत्रण लगा ही नहीं सकते, अपना मन के करेगा राजा। तो लुई XVI क्या था उस टाइम पे? निरंकुश था। आगे लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। यहाँ तक ये बोल रहा है कि हम लोग देखे हैं 9वीं क्लास में कि वहाँ पे निरंकुश राजा था, जैसे कि लुई XVI। 1789 में वहाँ पे क्रांति हुई और वहाँ के लोगों ने क्या किया था? अपना संविधान, अपना नियति खुद तय करने के लिए फैसला लिए थे, हैं? और राष्ट्र का गठन होगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, राष्ट्र का गठन होगा। तो उन लोगों ने सच में राष्ट्र का गठन किया था, संविधान बनाया था। इसके बारे में भी नोट्स करा दूंगा, उसके बाद पहले नीचे पढ़ लेता हूँ। ओके, तो चलो इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद नीचे भी पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। चलो देखो, नीचे कर लिया। चलो देखो क्या लिखा है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल की चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, हाँ, और शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों और हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र का साझा भाषा बन गई। इतना जो मैंने आपको पढ़ा है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद समझ लेना। देखो क्या बोलता है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के बारे में यहाँ तक लिखा है। क्या लिखा है देखो, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए। तो फ्रांस में जो है क्रांति की शुरुआत फ्रांस से ही होती है। यूरोप पूरा महादेश है, यूरोप के अंदर आता है फ्रांस, तो यूरोप में जो है फ्रांस से ही क्रांति की शुरुआत होती है। तो कोई भी चीज़ का शुरुआत तो देखो, तो फ्रांस में जो है क्रांति की शुरुआत होती है, वहाँ पे जो लोग हैं राजा को हटा देते हैं और संविधान बनाते हैं और नेशनल असेंबली, जिसका क्या नाम रखते हैं, नेशनल असेंबली ना, संविधान बनाते हैं जिसका क्या नाम रखते हैं, नेशनल असेंबली, और शहीदों के लिए गुणगान करते हैं, ठीक। और क्या क्या काम करते हैं, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर देते हैं और नापने तोलने की मशीन जो है सबके लिए एक समान लागू कर देते हैं। और भाषा जो है सबको कहा जाता है कि आप जो भाषा बोल रहे हो आपका वही सही है, आप बोलते रहो, किसी को दबाया नहीं गया। उन लोग को और हतोत्साहित यानी कि उन लोग को शाबाशी दिया गया, चलो जो आप सही बोल रहे हो भाषा वही बोलो। राजा रहता है तो क्या बोलता है कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो उसको नहीं बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलना है। तो राजा हट गया, संविधान बन गया जिसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। क्या रखा गया, नेशनल असेंबली, ठीक। ज़्यादा हम फ्रांस में कौन सा भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच, और लिखी भी जाती थी फ्रेंच में, हाँ। और नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स की ओर बढ़ेंगे। इसे जो हाईलाइट किया उसको मिटा लेता हूँ। चलो नीचे आ जाता हूँ। तो देखो नीचे क्या लिखा है, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र
का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं, जिनमें शब्दों के फ्रांस मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। ठीक, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस ला करके नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो चलो, जो अभी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा है उसके बारे में समझा देता हूँ। क्या है इसमें लिखा है कि जो फ्रांस था वहाँ पर संविधान बना दिया जाता है और वहाँ पर जो है फ्रांस में जो यूरोप में जो यूरोप पूरा महादेश है उसमें जो क्रांति की शुरुआत फ्रांस से ही होता है। और जब देखो ये पूरा देश है, देखो चित्र में मैं दिखा देता हूँ। चित्र में देखो, ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है? यूरोप है। क्या है? यूरोप है। क्या है? यूरोप महादेश है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये है फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। चित्र में आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या है? फ्रांस है। तो यहाँ जब क्रांति हुआ 1789 में, कब हुआ? 1789 में। तो यहाँ 1789 में क्रांति हुआ तो ये बात धीरे धीरे सब जहाँ फैलने लगा। यहाँ देखो स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ देखो इधर है स्पेन है ना, और यहाँ पे आप देख लो साफ साफ जो नहीं दिख रहा हो, यहाँ देखो डेनमार्क है, यहाँ देखो ऑस्ट्रिया है, यहाँ देखो हंगरी है। ठीक, तो इस चित्र का मतलब यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही फ्रांस में क्रांति होती है और वहाँ सरकार बनता है, धीरे धीरे चीज़ें सुधार होने लगती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है बगल के देशों में पहुँचने लगती है कि वहाँ के जो है चीज़ों में सुधार होने लगे, वहाँ के लोग अच्छे होने लगे, उन लोग पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं है, राजा को हटाते ही काम ऐसे होने लगा। तो वहाँ के लोग भी चाहने लगे कि अब हमारे यहाँ के भी राजा को हटाया जाए। तो ये हुआ बात, यही समझाना चाह रहा था यहाँ तक। ठीक, देखो यहाँ लिखा है ना कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। तो उन लोग ने क्या किया था, जैसे ही सुन लिया ना कि वहाँ के अच्छे लोग होने लगे जब राजा हटा तो इन लोग क्लब की स्थापना करने लगे। जैसे वहाँ फ्रांस में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी ना, वैसे ही अलग अलग देशों में धीरे धीरे इन लोग भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक, आगे लिखा है कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, अभी मैं दिखाया था ना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली सब उसी के आसपास में है। तो बड़े एक इलाके में घुसी क्रांतिकारियों युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ तक समझा दिया है, उसके बाद मैं आगे पढ़ लेता हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो बस आपको समझ में आनी चाहिए, किताब पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। नहीं तो मैं नोट्स बनवा दूंगा, बोलूँगा फलना चीज़ आप याद कर लेना, आपको एग्जाम में ही पूछा जाएगा। किताब पढ़े भी नहीं की, आपको कुछ चित्र में दिखाई भी नहीं किए तो कहाँ से याद रहेगा। चित्र दिखा दिए तो आपको क्या है कि थोड़ा सा याद रहेगा कि फ्रांस कहाँ है, अगल बगल क्या होता था। आता है समझ में। तो चलो आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। तो बच्चों ये चित्र दिखाने के बाद मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ। जो पीछे वाले में था क्या था कि निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। तो जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आया था ना, तो उसने बहुत सारा वहाँ पे सुधार किया था। तो उसके बाद यहाँ जो लिखा है कि फ्रांस में वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर
यहाँ पढ़ते, नष्ट किया था। प्रजातंत्र को क्या किया था उसने? नष्ट किया था। किसको नष्ट किया था? प्रजातंत्र को। चलो देखो यहाँ पे नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार का सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहर में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया ना। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, आगे पढ़ लेंगे, एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। आगे पढ़ते हैं, इसी में क्या है, देखो क्या लिखा है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे कि ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला एक तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब तक साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कई ज़्यादा नज़र आने लगी। इतना तो मैंने आपको जो समझाया है उसको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने पढ़ा क्या है इसमें। तो किताब भी भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। ओके, चलो समझाता हूँ। देखो क्या बताया मैंने। तो देखो फ्रांस जो था, फ्रांस चित्र में मैं दिखा दूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो जो फ्रांस था इसको मैं चित्र से दिखा देता हूँ ताकि अच्छा उसको आप याद कर लो। चित्र देखोगे तो याद ही हो जाएगा। तो चलो देख लो यहाँ चित्र में। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पे है ना हमारा फ्रांस हो गया ये, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो जो ये फ्रांस है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना अच्छा से दिखे। ठीक, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया स्पेन। क्या हो गया ये हो गया स्पेन हो गया ये। ठीक, ये हो गया स्विट्जरलैंड। क्या हो गया? स्विट्जरलैंड हो गया, है ना। और ये हो गया ऑस्ट्रिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हो गया ये हो गया ऑस्ट्रिया। बात है समझ में। ये हो गया प्रोसा। क्या है ये? प्रोसा है, ये हो गया प्रोसा। ठीक, अभी इतना तक जो मैंने आपको समझा दिया है तो आएगा बात समझ में। तो देखो ये जो फ्रांस है, फ्रांस में सबसे पहले क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था ना राजा लुई 16वां था, वो हटा के फिर संविधान लाया गया। क्या लाया गया? संविधान लाया गया। संविधान भी हट गया, उसके बाद आया नेपोलियन। कौन आया? नेपोलियन आया। तो नेपोलियन ने बहुत सारे यहाँ पे सुधार किए थे, जैसे विशेष अधिकार थे, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार थे, है ना। और टैक्स लगता था। टैक्स मतलब समझो कौन सा टैक्स? आयात निर्यात टैक्स लगता था। जैसे फ्रांस से कोई भी चीज़ निकल कर यहाँ जाती ना तो इस बॉर्डर पे टैक्स लगता था सामान का। और वो भी किस आधार पे? वजन के आधार पे। जिसका ज़्यादा वजन है उसका टैक्स ज़्यादा लगेगा।
तो मान के चलो फ्रांस से निकल करके अगर यहाँ तक जाना है ना, तो आपको कितना टैक्स झेलना पड़ेगा। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब 10-20 आपको टैक्स देना ही है। 40 तक 39 तक इतना टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि इस सिस्टम को हटा दिया था और टैक्स वाले सिस्टम को हटा दिया था। कहा गया था कि सबका अलग अलग टैक्स नहीं रहेगा, कोई एक टैक्स रहेगा एक जगह पर, ठीक ना। तो यही था। उसके बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं। चलो देखो नोट्स कैसे बनाना है। तो आपने यहाँ तक नोट्स बनाई है ना कि जनमत संग्रह तक आपने नोट्स बना ली है। तो जनमत संग्रह हो गया, उसके बाद आप नीचे नोट्स बना लेना यहाँ तक। चलो देखो, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैं अभी जहाँ तक समझाया हूँ उसको इस तरह से नोट्स बना लेना है। आपको लिखना है यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति। क्या लिखना है? फ्रांसीसी क्रांति। ये लिख लेना है फ्रांसीसी क्रांति। उसके बारे में शॉर्ट जो बातें हैं उसको लिख लेना है। देखो क्या मैं लिखवाया हूँ कि 1789 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने अपने निरंकुश राजा लुई 16वां के खिलाफ क्रांति किया और संविधान का निर्माण किया। इसे ही फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने के लिए इसमें बोल रहा था, जैसे कि हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो फ्रांस में जो राजा था निरंकुश था, अपने मन के टैक्स बढ़ाता, अपना मन से खर्चा करता, ठीक ना। तो वहाँ के राजा को जो है हटा दिया गया, उसके खिलाफ आंदोलन करके क्रांति करके हटा दिया गया और संविधान का निर्माण किया गया। इसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। जैसे हमारे भारत में हुआ था ना अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति, 1857 की क्रांति, है ना। तो उसी तरह फ्रांस में भी हुआ था क्रांति। कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो था ना राजा था लुई 16वां। वहाँ कौन राजा था? लुई 16वां। क्रांति से पहले की बात बता रहा हूँ। तो जो कहानी स्टार्ट होती है लुई 16वां से होती है। लुई 16वां राजा होता है जो 20 साल का होता है और फ्रांस का राजा होता है, और जो अपना शादी है किया रहता है ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से। यहाँ उसका देश है, यहाँ है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से वो शादी किया रहता है। तो उसका उम्र उस टाइम पे कितना रहता है? 20 वर्ष। कितना होता है? 20 ईयर्स होता है। 20 ईयर, बस 20 ही साल होता है। उतना ही में ये राजा बन जाता है। और जब राजा बनता है तो उसके पास खजाना में पैसे नहीं होता है, तो टैक्स बढ़ाने को लेकर के सोचता है और टैक्स भी बढ़ा देता है। तो लोग सोचते हैं कि अपना मन से टैक्स बढ़ा रहा है, इसको हटाएंगे। और वहाँ पे बहुत भूखमरी चलती थी, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, लोग पाँव रोटी खा के जिया करते थे। तो लुई 16वां को जो क्या है ना नेशनल असेंबली बना करके लुई 16वां को हटा दिया गया, इसको फांसी दे दिया गया था। नेशनल असेंबली बना दिया गया था कब? 1789 में। ये जो मैं 1774 लिखा हूँ इसलिए लिखा हूँ कि जो लुई 16वां है ना 1774 में फ्रांस का राजा बनता है। तो आपको डैश दे के इसी साइड में लिख देना है लुई 16वां 1774, मतलब कि यहाँ पे फ्रांस के राजा बना, फ्रांस का राजा बना था। तो जब राजा बना था ना तब का डेट है 1774 में। उसके बाद है लुई 16वां हटा तो कौन आया? संविधान आया, जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। कब आया? 1789 में। 1789 में क्रांति हुई थी ना। मैं अभी देखो यहाँ तो मैं बताया हूँ फ्रांसीसी क्रांति, तो यहाँ देखो है ना कि 1789 में। तो जैसे ही 1789 में क्रांति होती है उसके बाद जो है लुई 16वां हट जाता है और नेशनल असेंबली बनती है। और आगे चल के संविधान कब बनती है? 1791 में। 1791 में 1789 में साइन करता है और 1791 में संविधान बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद जो नेशनल असेंबली है ना वो भी टूट जाता है धीरे धीरे। उसके बाद कौन आता है? जैकोबिन क्लब। कौन आता है? जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब में जो रोबेस्पियर था, याद है आपको? रोबेस्पियर जो था वो कन्वेंशन नाम देता है रोबेस्पियर, जैकोबिन क्लब को हटा के कन्वेंशन। और ये 1792 से 1793 तक चलता है, ठीक। उसके बाद आया था नेपोलियन बोनापार्ट। इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। यहाँ तक आपको समझ में आया हो या ना आया हो उसको टेंशन नहीं लेने का। आप बस 2 चीज़ याद रखने का यहाँ पे, लुई 16वां के बारे में और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। लेकिन लिखना सब कुछ है आपको इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ तो वो सब में से मेन जो पॉइंट है वही छाँट के ही बनाया हूँ। ओके, तो आपको लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझो। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा ये भी बन जाता है। क्या बनता है? फ्रांस का राजा ये भी बन जाता है।
तो आपको अगर प्रश्न है 1 नंबर वाला कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था, तो आपको आंसर क्या बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनता है। ओके, तो देखो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो डेट है ना, ये भी आपको 1 नंबर वाला सवाल में आ सकता है। तो आपको ये जो डेट है याद रखना होगा। और नोट्स में आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है। देखो क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनाया। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसको राजा बनाया नहीं गया था, वो खुद को घोषित कर दिया था कि मैं आज से फ्रांस का राजा हूँ, ऐसे घोषित कर दिया था। और नेपोलियन बोनापार्ट का एक रूल था, क्या रूल था कि जैसे देखो यहाँ के फ्रांस का तो राजा कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट बन गया। कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बना था, कब बना था, 1804 में। तो जैसे यहाँ राजा बना तो यहाँ पे ऐसा रूल निकाला कि जो कि पहले जो संविधान बनल था ना उसमें ही निकल चुका था। तो उसने जब सोचा, जब रूल बनाने लगे तो वहाँ के लोग जो थे इसको अच्छा मानने लगे कि नेपोलियन बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है ना, विशेष अधिकार को ख़त्म कर दिया, टैक्स को भी फ्री कर दिया, टैक्स नहीं देने का है। तो अच्छी बात है ना, टैक्स नहीं देना है। तो ये चीज़ जो बात है धीरे धीरे साइड के भी देशों में, जैसे हो गया ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेन हो गया, इस सब में फैलने लगा। तो क्या करता था ये जो है नेपोलियन, इन लोग में भी जाके वहाँ के राजा को मार देता था और वहाँ के राजा को हटा के और अपने किसी एक रिश्तेदार को वहाँ पे राजा बना देता था। तो ऐसे ही अलग अलग देशों से झगड़ते रहता था नेपोलियन और अपने रिश्तेदार को वहाँ पे बैठाते रहता था। अंत में जाके इसका जो है ना 1815 में, कब, 1815 में वाटरलू में ये मर जाता है। वाटरलू में मर जाता है, लड़ाई करने में मर जाता है। तो ये चीज़ मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा याद रहे। ठीक, वो चीज़ों में है लिखा हूँ ना, आप इसको नोट्स कर लेना अलग से कॉपी में कि जो है लुई सोलहवां वो 1804 में, लुई सोलहवां जो है 1815 में, लुई सोलहवां जो है 1815 में वाटरलू की लड़ाई में शहीद हो जाता है। ठीक, और आगे नोट्स आपको क्या बनाना है तो यहाँ पे आप देख लो। देखो क्या बनाने का है, यहाँ तक हो गया ना कि नेपोलियन ने खुद को 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनाया था। उसके बाद आपको ये नोट्स कर लेना है, बस यही लास्ट है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो नेपोलियन की संहिता, इस वीडियो में आपने नेपोलियन की संहिता के बारे में पढ़ा है ना। तो नेपोलियन की संहिता क्या थी, नेपोलियन की संहिता क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कहाँ पढ़े थे हम लोग। नेपोलियन चलो आप ध्यान रखना कहाँ पढ़े थे। चलो नेपोलियन की संहिता समझो। 1804 में जब नेपोलियन वहाँ फ्रांस का राजा बना था ना, तो उसने एक नियम निकाल दिया था। क्या नियम निकाला था, उसको ही नाम दे दिया था संहिता। क्या नाम दे दिया था, संहिता। उसने नाम दिया था उसको संहिता, ये नाम दे दिया था। ये संहिता उसका इतना फेमस हुआ, उसको क्या बोल दिया गया, 1804 की संहिता या फिर नेपोलियन की संहिता बोल दिया गया। तो नेपोलियन की संहिता क्या है भाई, तो इसका आंसर देखो, समझो क्या लिखा है। नेपोलियन फ्रांस के शासन में आने के बाद एक संहिता जारी किया था जिससे निम्नलिखित सुधार किए थे। तो मैं ये चीज़ बताया कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बनता है तो वहाँ पे एक संहिता, एक नियम, एक रूल रेगुलेशन जारी करता है कि फलना काम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता कब लागू हुआ था, 1804 ईस्वी में भी, हाँ 1804 ईस्वी में ही, जब वो राजा बना था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि नेपोलियन की संहिता कब बना, तो आंसर आ जाएगा 1804 में। प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांस का राजा यानी कि नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा कब बना, तो 1804 ईस्वी में। प्रश्न ये पूछ सकता है नेपोलियन खुद को राजा घोषित किया है, तो आपको बोलना है यस। ठीक ना। तो चलो इसको मैं क्या क्या काम किया था, निम्नलिखित काम है। तो पहला काम क्या किया था, नेपोलियन की जो संहिता है उसमें पहला काम किया था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। लिखा है ना, लिखा है जन्म पर
आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। विशेषाधिकार क्या था? जैसे अभी हमारे यहाँ पंडित पूजा कराते हैं मंदिर में ना, वैसे ही फ्रांस में चर्च लोग पूजा करवाते थे मंदिर में, और उन लोग को टैक्स नहीं देना था। एकदम विशेष अधिकार मिल गया था कि भाई आप लोग पूजा कराते हो, आप लोग से टैक्स नहीं लेंगे। तो क्या था, एक विशेष अधिकार था जन्म से ही। तो उसको क्या किया, नेपोलियन ने समाप्त करवा दिया। उसके बाद आगे दूसरा काम क्या किया कि संपत्ति की रक्षा और कानून के समक्ष बराबरी। तो जो लोगों का संपत्ति है ना, तो जमींदार लोग छीन लेते थे, हाँ, और कानून के पास जाएंगे तो कहते थे जो राजा लोग हैं, उन लोग जो जमींदार हैं वो पैसा वाले हैं, उन लोग छोड़ जाते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज़ को हटाया और कानून की रक्षा की, संपत्ति की रक्षा किया और कानून के समक्ष बराबरी दिलाई। ठीक, उसके बाद है तीसरा काम क्या किया था, तीसरा काम ये किया है कि सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। सामंती व्यवस्था क्या है, इसके बारे में मैंने 9 क्लास में भी बताया है, अभी भी यहाँ पे बताता हूँ। तो देखो, सामंती व्यवस्था उसको बोलते हैं, जैसे कि देखो कोई जमींदार है, क्या है, जमींदार है, जमींदार है, ठीक, और कोई किसान है। तो जमींदार के पास ज़्यादा ज़मीन होता है, किसान के पास थोड़ा ज़मीन होता है, उसी में कुछ काम कर रहा है, ठीक। तो जमींदार जाके इसके पास बोलेगा किसान के पास कि किसान आज मेरे घर आ जाना, मेरे खेत जोतना है, काम है आ जाने का। किसान डर के मारे इसके पास आ जाता और काम करता, और ये जो काम है ना फ्री में करना रहता है, फ्री में करना रहता है। इसी को बोलते हैं सामंती। इसी को क्या बोलते हैं, सामंती। तो इस सामंती व्यवस्था को हटा दिया था। तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा काम किया था ना नेपोलियन। तो इसका अच्छाई जो है बाहर के देशों में, इसका जो अच्छाई है फ्रांस से निकलकर बाहर के देशों में जाता है, और वहाँ के लोग समझते हैं कि नेपोलियन बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन नेपोलियन तो बहुत हरामी था। क्या करता था, झांसा दे करके और वहाँ पे अपना रिश्तेदार को राजा बना देता था, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़े हैं, और जो आगे के जो पार्ट है, आगे के जो पढ़ना है, जो भी टॉपिक है, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, साथ में नोट्स भी बनवाता हूँ, और समझाने का भी तरीका यही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप काम करो कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है स्मार्ट एडू एक्सप्लेन, यही हमारा चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और जो घंटी है, घंटी को दबा दो, ताकि मैं वीडियो जब बनाऊंगा ना तो आपके पास चला जाएगा मैसेज कि ये वीडियो आया है। आप उसको देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अभी आप फिलहाल 10 में जाओगे, 10 में आ गए हो ना, तो ये चीज़ आपको मैं ट्यूशन जैसा पढ़ाऊँगा। आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, पढ़ो, और यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लो। अगर अच्छा लगता है तो जो ये है हमारा जो वीडियो है, इसको अपने दोस्तों में शेयर करो। इस चैनल के बारे में बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। आप कमेंट करो कि आपको इसमें और कैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक ना। 10वीं क्लास में आ गए हो तो किताब पढ़नी आनी चाहिए ना। तो चलो आज के लिए इतना ही हो, तो चलो, जय हिंद।